आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आडवाणी जी का होना अनिवार्य है और हम ये भी कहेंगे वो कृपया ना आए। आपको मालूम है कि नहीं, आप आडवाणी जी को देखा भी है कि नहीं? आडवाणी जी की आयु में आप पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे? डॉक्टर जोशी से मेरी स्वयं वार्ता हुई और मैंने यही कहता रहा फोन पर, आप मत आइए, और वो जिद करते रहे मैं आऊंगा। मैं नहीं समझता कि मेरे से ज्यादा संबंध आप में से किसी के हैं क्या, जितने मेरे उनसे संबंध हैं। और मैं बार बार निवेदन करता रहा, गुरु जी आप मत आइए, आपकी आयु, सर्दी, आपने घुटने बदलवाए हैं। वो कहते नहीं मैं आऊंगा, हरी इच्छा बलवान। मैं आपको बता दूं, 5 अगस्त को कल्याण सिंह जिद करने लगे मैं जरूर आऊंगा। अब क्या करें? तो मैंने उनके लड़के को कहा इनको हाँ हाँ करते रहो, आखिर के दिन सोचेंगे। और आखिर के दिन उनको कहा आज आपको नहीं आना, मान लिया। घर के बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे जैसे 22 जनवरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही लोगों के मन में अयोध्या में बन रहे श्री राम का भव्य मंदिर को लेकर तमाम तरह की उत्सुकताएं उनके मन में है। और इसी को लेकर जो राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के जो महासचिव हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें बताया कि किस तरह से कौन कौन से कार्यक्रम कैसे आयोजित होंगे और कौन कौन से जो मेहमान हैं, मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, कौन कौन इस सूची में उनके कौन कौन से नाम शामिल हैं। उसको लेकर उन्होंने सारी बातें बताई और बताया कि कौन कौन जो देश के नामचीन लोग हैं, जो बड़े बड़े नाम है राजनीतिक तौर पर या खेल जगत से जुड़े हुए, उद्योग जगत से जुड़े हुए या फिल्मी सितारे, कि कौन कौन इसमें मुख्य रूप से उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है, जिसने सभी को चौंका दिया है, वह है राम जन्मभूमि आंदोलन के जो मुख्य नायक है, महानायक कह लीजिए उन्हें, चाहे या मुख्य नायक कह लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी, और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया। लेकिन साथ ही आमंत्रित करने के साथ साथ उन्हें ना आने के लिए भी उन्होंने उनसे अनुरोध किया है, उनसे निवेदन किया है। ये स्वयं चंपत राय जी ने खुलासा किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ऐसे में चौंकाने वाली बात यही है कि ऐसे कौन सा ये निमंत्रण है जिसमें आपको आमंत्रित भी किया जा रहा है और साथ ही नहीं आने का अनुरोध भी आपसे किया जा रहा है कि आप कृपया कृपया वहां पर ना आइए। हालांकि चंपत राय जी ने कहा कि इसलिए उनकी जो उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वह इस आयोजन में ना आए, क्योंकि उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई। साथ ही स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से भी उन्होंने उनसे नहीं आने का अनुरोध किया है। लेकिन क्या उनका स्वास्थ्य इतना खराब है, लाल कृष्ण आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का? निश्चित रूप से उनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य भी इतना खराब नहीं है कि उन्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत हो। दोनों बड़े नेता हैं और वास्तव में जो भी राम जन्मभूमि आंदोलन जिन्होंने देखा है, सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन को जिस मुकाम पर लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने नेतृत्व में ले गए थे, उसी का परिणाम है कि बीजेपी सरकार में बनी हुई है। और लगातार उस आंदोलन के पश्चात, उस आंदोलन के दौरान बीजेपी का जो प्रगति हुई राजनीतिक रूप से, उस आंदोलन की उसमें बड़ी भूमिका रही है। और लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो नेतृत्व रहा है राम मंदिर आंदोलन के अंदर, उसने बीजेपी को वह राजनीतिक ऊंचाई प्रदान करी जिसका सपना हर कोई राजनीतिक दल देखता भी है। और उनके तमाम तरह के जो कार्यकर्ता थे और तमाम नेता उसी की बदौलत आज शिखर पर बैठे हुए हैं और राजनीतिक शिखर पर वह लोग पहुंचे हैं और सत्ता का उन्होंने आनंद भी लिया है। लेकिन ये बड़ा आज अजीबोगरीब स्थिति हो गई कि उस आंदोलन के महानायक लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को ही कार्यक्रम में नहीं आने का अनुरोध, निमंत्रण देने के साथ साथ यह भी कर लिया कि आप कार्यक्रम में ना आए। और स्वयं चंपत राय जी ने बताया कि लाल कृष्ण आडवाणी जी से उन्होंने अनुरोध जब किया तो उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी जी ने मना किया और कहा कि मैं कार्यक्रम में आऊंगा। और वह लगातार बताते रहे कि मैंने उनसे बार बार अनुरोध किया कि गुरुजी आप मत आइए, आपने नी रिप्लेसमेंट करवाया है। उसके बावजूद भी मुरली मनोहर जोशी जी ने मेरा आग्रह स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहा कि मैं कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। साथ ही उन्होंने कल्याण सिंह जी का उदाहरण दिया कि उन्होंने कहा कि जब कल्याण सिंह जी इस बात को कह रहे थे वहां पे कार्यक्रम में 5 अगस्त को आने को, तो हमने उनसे मना किया था। लेकिन उनके जब वो बार बार कहने लगे तो हमने उनके पुत्र से कहा कि आप हाँ करते रहिए और बाद में जब तारीख होगी आने की, उस समय आप मना कर दीजिए। तो साथ ही उन्होंने एक लाइन और कही कि बुजुर्गों से कैसा व्यवहार किया जाता है। ये बातें दर्शाती हैं कि चंपत राय जी स्वयं एक परिपक्व उम्र के व्यक्ति हैं और साथ ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं। और ऐसे में उनके द्वारा जो शब्दों का इस्तेमाल जिस तरह के संदर्भ में जिस तरह से कहा गया है, वह वास्तव में एक बड़ा अजीबोगरीब स्थिति पैदा करता है। ये तो कहा जाता है कि हमारी संस्कृति में भी ये जो बुजुर्ग हैं उन्हें तीर्थ स्थानों की यात्रा करानी चाहिए और तीर्थ स्थलों पर ले जानी चाहिए। लेकिन चंपत राय जी स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि मैंने उनसे निमंत्रण दिया लेकिन साथ ही उनसे ना आने का भी अनुरोध किया है।
तो ये कौन-सा ऐसा निमंत्रण है कि जिसमें निमंत्रण भी आप कार्यक्रम में निमंत्रण भी दे रहे हैं और साथ ही नहीं आने का अनुरोध भी कर रहे हैं? आखिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी चंपत राय जी को इस बात का सार्वजनिक रूप से खुलासा करने की? क्या है श्री राम मंदिर आंदोलन के जो नायक हैं राजकिशन अडवाणी जी, क्या उनका अपमान नहीं है? क्या ये मुरली मनोहर जोशी जी का अपमान नहीं है, जो बीजेपी के तो वरिष्ठ नेता हैं, जिनके नेतृत्व में बीजेपी ने दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की है? अगर राजनीतिक रूप से हम देखें तो श्री राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, हालाँकि कहा जाता है कि ये लालकृष्ण अडवाणी जी ने जो उसका नेतृत्व संभाला, जिस जब अब से अपने हाथों में इसकी कमान ली, उससे पहले भी यह आंदोलन लगातार चलता रहा था। लेकिन इतना प्रखर रूप से ये लोगों के साथ सामने नहीं आया था, ना लोगों का इतना जुड़ाव उससे हुआ था। अडवाणी जी ने अपने राजनीतिक कौशल से इस आंदोलन को जन-जन का आंदोलन बना दिया था। जिस तरह से इस आंदोलन के बाद से उनके साथ में एक एकजुटता का प्रदर्शन अडवाणी जी के नेतृत्व में हुआ, उसी का परिणति थी कि राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है एक मुकाम पर पहुंचा और बीजेपी ने राजनीतिक ऊंचाई भी प्राप्त की। लगातार बीजेपी विभिन्न राज्यों में सफलता दर सफलता प्राप्त करती रही और साथ ही केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में गठबंधनी सरकार वह बनाने में सफल हुए और बीजेपी लगातार राजनीतिक रूप से मजबूत होती रही इस आंदोलन की वजह से, क्योंकि हिंदुत्व का जो उनकी राजनीति रही है और राम मंदिर आंदोलन से जुड़कर लोगों ने उस बीजेपी को एक राजनीतिक शक्ति प्रदान की और आज उसी का परिणाम है लगातार पिछले 2014 से वह लगातार सत्ता में बनी हुई है। तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं उस आंदोलन की बड़ी भूमिका है, चाहे कोई माने या ना माने। लालकृष्ण अडवाणी जी बीजेपी के लिए वह शिखर पुरुष रहे हैं जिन्होंने देश की जो राजनीति थी, जिस तरह की राजनीति देश में होती रही थी, उसको एक अलग उन्होंने स्थान दिया और बीजेपी को राजनीतिक रूप से बड़ा फायदा उन्होंने पहुँचाया। तो ये चंपत राय जी का जो बयान है, ये सोचने को विवश करता है कि आखिरकार ऐसे कौन से कारण थे कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने यह बताया, लालकृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को आमंत्रण तो दिया, लेकिन साथ ही उन्हें मना भी किया है। तो ये कई बार ऐसे जो स्वर होते हैं, ये बड़े चुभने वाले भी होते हैं। नेता को निश्चित रूप से चुभ रहे होंगे शब्द ये कि आखिरकार सार्वजनिक रूप से हमारी फज्जत कराने की ऐसी क्या चंपत राय जी को विशेष आवश्यकता पड़ गई थी। चंपत राय जी ने हमारी सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा को भी आघात पहुँचाया और हमें सीधा-सीधा कहीं न कहीं यह बताने की कोशिश की गई है कि अब हमारी जो भूमिका है, वह कहीं न कहीं नेपथ्य में जा रही है। और जहाँ तक उम्र की बात अगर हम देखें, जिस तरह से उन्होंने बताया है कि दलाई लामा जी भी उसमें उन्होंने आमंत्रित किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जी, उनको भी आमंत्रित किया है। तो इनकी उम्र भी कोई कम नहीं है, दोनों की उम्र 90 के साल के आस-पास हो रही है। तो ऐसे में जब इन 2 बड़े जो उम्र के लोग हैं, उन्हें बुलाया जा सकता है, तो लालकृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को मना करने के पीछे क्या उद्देश्य है? अगर चलो इस बात को भी अगर मानते हैं कि आयु ज़्यादा है, क्या उनके लिए ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं की जा सकती थी कि वह उपस्थित हो जाएँ और साथ और उनके आराम का भी ध्यान रखा जा सके, तमाम तरह की सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं उनके उठने-बैठने के लिए, तमाम तरह के लोग उनके साथ चल सकते हैं जिससे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो, उनका ध्यान रखने के लिए व्यवस्थाएँ की जा सकती हैं। जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और जो प्रणेता रहे हैं, जो नायक रहे हैं श्री राम मंदिर भूमि आंदोलन के, उन लोगों के साथ इस तरह से अगर अनदेखी की जा रही है, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि हमारे तो वैसे भी धर्म में कहा गया है कि हमारी संस्कृति में कहा गया है कि बुजुर्गों को तीर्थ स्थानों की यात्रा करानी चाहिए, तीर्थ स्थल दिखाने चाहिए, मंदिरों में ले जाना चाहिए। तो ये तो बड़ा एक स्वाभाविक सी बात है कि और ऐसे में अगर वो वहाँ पर उपस्थित होते तो निश्चित रूप से इस आयोजन को देखकर उनको कहीं न कहीं मन में सुकून मिलता, क्योंकि तो जिस संकल्प के साथ उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, आज उसकी वे परिणति अपनी आंखों से खुद देख सकते थे उस जगह उपस्थित होकर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो आंदोलन था लालकृष्ण अडवाणी जी के लिए निश्चित रूप से एक राजनीतिक सफलता वाला तो आंदोलन बना, लेकिन साथ ही कहीं न कहीं उनके जीवन का भी वह एक ऐसा संकल्प था जिसको वे अपनी आँखों के सामने साकार होना देखना चाहते थे और इसके लिए वो जीते जी उनके जीवन काल में यह सब फलीभूत हो रहा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए आत्म-संतुष्टि का भी यह बात हो सकती है और साथ ही मुरली मनोहर जोशी जी के लिए भी आत्म-संतुष्टि का भाव हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन्हें मना किया गया कार्यक्रम में नहीं आने के लिए अजीब दुविधा पैदा करता है उन दोनों के लिए सामने। अगर और साथ ही राम राम जन्मभूमि आंदोलन की अगर हम बात करें, तो उसमें कुछ नायक ऐसे थे जिनकी बड़ी भूमिका इस आंदोलन में रही है। लालकृष्ण अडवाणी जी सबसे बड़े नाम कहा जाता है, उसमें अशोक सिंघल जी जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, वह इस दुनिया में नहीं है। साथ ही मुरली मनोहर जोशी जी और साथ ही शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जी की भी बड़ी भूमिका इस आंदोलन में रही है, हालाँकि वह भी इस दुनिया में नहीं है। और साथ ही उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अंदर, कल्याण सिंह जी, उनकी बड़ी भूमिका थी इस आंदोलन के अंदर, वह भी इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में अगर हम देखें बाला साहब ठाकरे हों या कल्याण सिंह जी हों और साथ ही अशोक सिंघल जी हों, जो 3 बड़े नाम थे, वह इस आंदोलन के अब इस दुनिया में नहीं है। और केवल अगर देखें तो लालकृष्ण अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इस समय जीवित हैं, उस आंदोलन के मुख्य नेताओं में हैं। उमा भारती जी भी उनमें से एक ऐसा नाम है जिनकी लगातार उस आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। ऋतुम्बरा जी हैं, तो मतलब ऐसे कई सारे नाम थे जो लगातार चर्चाओं में थे। लेकिन जो शिखर पुरुष की हम बात करें इस आंदोलन के, जैसे हमने कुछ नाम बताए आपको, या नायकों की अगर बात कर की जा सकती है कि किन के नेतृत्व में ये आंदोलन आगे बढ़ा, तो उसमें लालकृष्ण अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी
बाला साहब ठाकरे जी, आप इनको, अशोक सिंघल जी को आप इन्हें अनदेखा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे बाला साहब ठाकरे जी हैं, अशोक सिंघल जी हैं और कल्याण सिंह जी इस दुनिया में नहीं है, तो जीवित जो बचे हुए हैं उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी मुख्य रूप से ऐसे 2 नाम हैं जिनके जो इस समय जीवित हैं, उस आंदोलन के जो महानायक थे या नायक कह लीजिए, महानायक कह लीजिए। तो इसलिए उनको ज़रूर वहाँ पर आमंत्रित तो किया गया, लेकिन मना भी कर दिया गया। तो ये समझ से परे है कि आखिर क्यों मना किया गया? उनके आने से जो ध्यान केंद्रित एक जगह की जगह और जगह बढ़ जाता। यह भी बड़े प्रचंड राजनीतिक गलियारों में है और लोग अपने-अपने हिसाब से इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं और परिभाषित भी कर रहे हैं कि इन दोनों बड़े नेता को मना करने के पीछे बड़ा सीधा-सा एक कारण है कि कहीं ध्यान एक जगह की जो फ़ोकस करा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को केवल एक व्यक्ति पे केंद्रित किया जा रहा है, वह अगर इन लोगों के आने से वह ध्यान भटक सकता था, कैमरे के फ़ोकस और जगह भी हो सकते थे। तो इसलिए इस तरह से चीज़ें घटित की जा रही हैं कि जो फ़ोकस है कैमरे का वह एक ही जगह बना रहे, वह इधर-उधर जो बड़े अगर नाम कुछ आ जाते हैं वहाँ पे बड़ी उपस्थिति हो जाती है, तो जो उस आंदोलन से जुड़े लोग रहे हैं या बड़े नायक रहे, उस आंदोलन के रहे हैं, जिन्हें कहा जाता है नायक, अगर वहाँ पर वो उनकी उपस्थिति होएगी तो निश्चित रूप से कैमरे का फ़ोकस उनकी तरफ भी हो सकता है और वह चर्चाओं के केंद्र बिंदु भी सकते हैं, क्योंकि फिर स्टोरी भी टीवी मीडिया पर या अन्य दूसरे जो मंचों पर उनको लेकर तमाम तरह की स्टोरीज़ भी आ सकती हैं कि किस तरह से ये आंदोलन की शुरुआत हुई, किस तरह से लालकृष्ण आडवाणी जी की भूमिका, मुरली मनोहर जोशी जी की भूमिका उस आंदोलन में रही है। तो ये वो चर्चा बटोर सकते हैं इस उम्र में आकर भी। तो जब आंदोलन की बात होगी, राम मंदिर आंदोलन की, तो उनकी भूमिका को आप नकार नहीं सकते हैं। उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, उनको बारे में आपको स्मरण करना पड़ेगा, उनके बारे में आपको कहना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। तो ये भूमिका उनकी ऐसी है कि आप उसे नकार नहीं सकते हैं, चाहे माने ना माने। लालकृष्ण आडवाणी जी की आप राजनीति से सहमत हो ना हो, लेकिन जो उनकी भूमिका थी इस आंदोलन में वह बड़ी भूमिका थी और लगातार उस आंदोलन को के द्वारा उन्होंने जन-जन में इस आंदोलन की पहुँच बनाई और जो उस आंदोलन से जुड़े, जो उस आंदोलन से प्रभावित हुए, वह उस आंदोलन में शरीक भी हुए, शामिल भी, और उन्होंने राजनीतिक तौर पर बीजेपी को मजबूती प्रदान करी अपने वोट के माध्यम से या अन्य दूसरे माध्यम से। वह बीजेपी के साथ जुड़कर उन्होंने बीजेपी को राजनीतिक ऊँचाई देने में उन लोगों ने बड़ा काम किया है। तो लालकृष्ण आडवाणी जी की आप मेहनत को नकार नहीं सकते हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की है। ऐसे बहुत सारे अन्य नेता भी थे उस आंदोलन में जिन्होंने भूमिका निभाई, जैसे विनय कटियार जी थे, सांसद भी रहे हैं बीजेपी के, लेकिन आज उनका नाम कहीं चर्चा में नहीं आता है। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं बीजेपी के जो उस आंदोलन में मुख्य भूमिका में रहे हैं। तो ये बात बड़े सवाल पैदा करती है कि आखिरकार चंपत राय जी, जो शायद मेरे ख्याल से उस आंदोलन में उस दौरान तो किसी ने उनका नाम नहीं सुना होगा, चंपत राय जी का। आरएसएस के लिए चंपत राय जी बड़ा नाम हो सकते हैं, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, चंपत राय जी को शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं उतना रूप से। और राम जन्मभूमि आंदोलन जिस समय अपने शिखर पर था या जिस समय वो आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा था, उस समय बहुत ही कम लोगों ने चंपत राय जी का नाम सुना होगा। ऐसा मुझे लगता है उस समय चंपत राय जी का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा और सभी लोग लालकृष्ण आडवाणी जी के रथ यात्रा से को ही लेकर सब बात करते थे। उन्हीं के इर्द-गिर्द सारी आंदोलन की जो भूमिका थी, उस रथ यात्रा को लेकर बनी रहती थी। वो लालकृष्ण आडवाणी जी का जो व्यक्तित्व था, इस मंदिर आंदोलन के पश्चात, निश्चित रूप से में बहुत बड़ा इज़ाफ़ा हुआ था और उनका जो एक तरह से राजनीतिक रूप से जो कायाकल्प आडवाणी जी का भी राजनीतिक रूप से हुआ और साथ ही बीजेपी का भी कायाकल्प राजनीतिक रूप से इस आंदोलन के पश्चात, रथ यात्रा के पश्चात हो गया था और वह भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बन गई थी, मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई थी। उससे पहले अगर हम बात करें, उसके मात्र 2 सांसद हुआ करते थे। तो यह राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी को नई धार दी, नई पहचान दी, नई ऊँचाई प्रदान करी और जिस आंदोलन ने उसे राजनीतिक रूप से इतना सफल बनाया और उस आंदोलन के जो नायक हैं लालकृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को ही आमंत्रण देने के साथ ही ना आने का अनुरोध भी उनसे किया गया। तो ये बड़ा दिलचस्प निमंत्रण पत्र है। शायद मेरे ख्याल से मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं है कि निमंत्रण भी दिया गया हो, साथ ही उन्हें मना भी किया गया हो ना वहाँ पे ना आने के लिए। तो ऐसे ये जो आमंत्रण पत्र होते हैं जिसमें आपको समारोह में निमंत्रण भी दिया जाए समारोह में आने का और साथ ही अनुरोध भी किया जाए कि आप समारोह में कृपया ना आएँ। तो आप इसे किस तरह की संज्ञा देंगे? ये एक निमंत्रण पत्र सम्मान सूचक है या आपकी इंसल्ट करने के लिए, बेइज़्ज़ती करने का सूचक है? ये आप समझ सकते हैं और अपने-अपने हिसाब से, अपनी समझ के अनुसार इसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं और आपसे भी हम आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।